Assalamualaikum, namaste, and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel, and let's continue with the manual therapy series, starting with my own book, a review book of manual therapy by Dr. Dilip Kumar. This is the chapter 2, or chapter 1 has already been uploaded. Well, part 2 means chapter 2. Okay. So, what is the chapter 2? Chapter 2 is the principles and spinal movement in short. तो स्पाइनल मूवमेंट्स क्या क्या हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं, उनका रोल क्या है, ये हम देखेंगे. Spinal movements, they are the very important for the assessment, evaluation and treatment of the movement dysfunction. जितनी भी मूवमेंट डिस्फंक्शन है, उनकी असेसमेंट, ट्रीटमेंट और इवोल्यूशन के लिए स्पाइनल मूवमेंट्स को समझना लाजमी है. कौन कौन सी हैं? दो तरह की होती हैं, स्पेसिफिक और जनरल. जनरल मूवमेंट्स कौन सी होती है कि जब आप पूरे रीजन की बात करो. इफ यू टॉक अबाउट द सर्वाइकल मूवमेंट, थोरेसिक मूवमेंट, आप सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है, या पूरे स्पाइन की मूवमेंट्स की आप बात करो, तो वो जनरल मूवमेंट्स. सो ऑल द मूवमेंट्स जो भी जनरल मूवमेंट्स होंगी, दे आर द ऑल जनरल मूवमेंट्स एंड दे आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. मतलब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, एक्टिव मूवमेंट, बट दे आल्सो कैन बी प्रोड्यूस्ड पैसिवली आल्सो, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द सर्वाइकल फ्लेक्शन, एक्टिव है. थोरेसिक फ्लेक्शन, थोरेसिक एक्सटेंशन, लंबर फ्लेक्शन, लंबर एक्सटेंशन, एटसेट्रा. स्पेसिफिक मूवमेंट क्या होगी जब आप पूरे रीजन की नहीं, एक सेगमेंट की बात करो. इफ यू टॉक अबाउट के 7 सर्वाइकल के वर्टिब्रा हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर है. 7 थोरेसिक सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात ना करो. व्हेन यू टॉक अबाउट द टू वर्टिब्रास ऑफ देम, हाउ दे आर मूविंग, लेट्स सपोज व्हेन यू से द C1 C2 मूवमेंट, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक मूवमेंट मींस आइसोलेटेड मूवमेंट्स ऑफ वन वर्टिब्रल, one mobile segment with respect to the other. For this reason, specific movement of the spine in spine is called the segment movement. अब हम इनको segmental movement कहेंगे, general movement नहीं कहेंगे. नंबर वन, आइसोलेटेड मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल. अब उसके लिए सेगमेंटेड मूवमेंट्स के लिए हमने मोबाइल सेगमेंट को पढ़ना लाजमी. एंड व्हाट इज द मोबाइल सेगमेंट, वो हम देख रहे हैं. मोबाइल सेगमेंट क्या है? मोबाइल सेगमेंट में बेसिकली तीन ज्वाइंट आता है. इफ यू कैन सी द पिक्चर ऑन द राइट साइड, अगर राइट साइड का पिक्चर को आपको देख रहे हैं, तो दो वर्टिब्रा दिख रहे हैं, बीच में एक आपको डिस्क दिख रही है. तो इट्स इट्स कंप्लीटली अ मोबाइल सेगमेंट. मोबाइल सेगमेंट तीन ज्वाइंट्स आ जाते हैं. कौन कौन से तीन ज्वाइंट? सबसे पहले एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का ज्वाइंट है, और दो ये फैसेट ज्वाइंट. इफ यू रिमेंबर, फैसेट ज्वाइंट हमेशा दोनों तरफ होते हैं, एक तरफ नहीं होता. एक सेगमेंट पे दोनों तरफ होते हैं. तो दो फैसेट ज्वाइंट जिनको जाइगोफिजियल ज्वाइंट कहा जाता है, जो कि सराउंडिंग में होते हैं, और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क का ज्वाइंट, और दो वर्टिब्रा, ये आपस में मिलकर एक मोबाइल सेगमेंट बनाते हैं. सो व्हाट इज द मोबाइल सेगमेंट? बेसिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द थ्री ज्वाइंट. तीन ज्वाइंट में से एक ज्वाइंट इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, और दो फैसेट ज्वाइंट, और प्लस में सराउंडिंग स्ट्रक्चर. सराउंडिंग स्ट्रक्चर में क्या आ गई? मसल्स, लिगामेंट, जिन्होंने इनको सराउंड किया हुआ, कलेक्टिवली कॉल्ड मोबाइल सेगमेंट. तो इफ यू आस्क व्हाट इज द मोबाइल सेगमेंट, it has two facet joint, one intervertebral and surrounding structure, जिसमें मसल्स वगैरह भी आ गए. ठीक है. अब वन बाय वन देखते हैं. इंटरवर्टिब्रल डिस्क ज्वाइंट क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क ज्वाइंट, जैसा कि नाम ही बताता है, इंटरवर्टिब्रल मतलब दो वर्टिब्रास के दरमियान. तो टू द आर्टिकुलेशन बिटवीन टू वर्टिब्रल एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज, जिनको जिस पे डिस्क प्लेस होती है. द डिस्क हैज अ टू पार्ट, देन वी ऑल नो. इनर पार्ट जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि लिक्विड टाइप होता है, और एक्सटर्नल जो है वो सेमी सॉलिड या रिजिड होता है, जिसको एक्सटर्नल रिजिड होता है, जिसको एनुलस फाइब्रोसिस कहा जाता है. और अल्टीमेटली ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी ट्रॉमा. मेन फंक्शन ऑफ डिस्क क्या है? डिस्क के मेन मेन फंक्शन कौन कौन से हैं? स्टैटिक, लो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन मटेरियल में. सबसे पहले एक स्टैटिक टास्क. स्टैटिक मतलब जहां पे वो खुद खड़ा है, लेकिन इसका मेन काम क्या है? लोड को ट्रांसमिट करना, एक वर्टिब्रा का दूसरी वर्टिब्रा की तरफ. कैसे? इक्वली. लेकिन जब आप सर्वाइकल स्पाइन पे स्कल का वेट पड़ा हुआ है, तो क्या ये सिर्फ C1 या C2 पे नहीं जाएगा? ये पूरी स्पाइन, पूरी सर्वाइकल स्पाइन पे इसका वेट जाता है. और उनको कैसे ट्रांसमिट करना होता है? ये वर्टिब्रा या डिस्क का मेन टास्क है. तभी इसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है. जब हम जंप वगैरह भी लगा रहे होते हैं, तो दे वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर. मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिब्रा टू अलाउ द मूवमेंट. व्हेन यू डू फ्लेक्शन, तो भी डिस्क जो है मूव करती है. व्हेन यू डू फ्लेक्शन, डिस्क थोड़ी सी मूव करती है पोस्टीरियरली. व्हेन यू डू एक्सटेंशन, डिस्क मूव्स स्लाइटली एंटीरियरली. तो ये मूवमेंट ना होती तो जाहिर सी बात है मूवमेंट नहीं कर पाते. बिल्कुल. स्टेबलाइजेशन, जाहिर सी बात है द यूनियन ऑफ टू वर्टिब्रा टू प्रिवेंट द एक्सेसिव इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट. एक लिगामेंट या किसी भी स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? कि किसी चीज को कनेक्ट करना, और प्लस में उससे एक्सेसिव मूवमेंट से भी बचाना. बहरहाल, this can spine they work as a shock absorber, already told you, shock absorbing structure throughout the movement. इन हेल्दी डिस्क में क्या होता है? एनुलस फाइबर जिस पे लगा हुआ होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ जो न्यूक्लियस है विल कंप्रेस स्लाइटली विद द स्पाइनल फ्लेक्शन, एज आई टोल्ड यू. वो पीछे की तरफ भी जाएगी, और थोड़ा सा कंप्रेस भी होगी. विद स्पाइनल एक्सटेंशन, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस विल बी कंप्रेस. सीधी बात है, लेकिन स्लाइटली.
इफ द एन्युलस टोन, अगर एन्युलस जो है फाइबर टूटा हुआ है और बाहर से प्रोटेक्शन नहीं है, न्यूक्लियस रेस्पॉन्ड टू द मूवमेंट बाय माइग्रेटिंग, जिसको आम लफ्जों में आप थोड़े से ही वो रेजिस्ट, थोड़े से फोर्स के साथ वो माइग्रेट करेगा, मतलब जिसको आम लफ्जों में प्रोट्रूड, या फिर इसके स्टेजेस हैं, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है। डिस्क बल्ज, डिस्क उसको हम डिस्क बल्ज आमतौर पे कहते हैं, और अल्टीमेटली हर्निएट भी हो सकता है। बहरहाल ज्यादातर डिस्क बल्ज या हर्निएशन पोस्टीरियरली इसीलिए होती है क्योंकि हमारा ज्यादातर पोस्चर फ्लेक्स्ड है। आप हर काम ज्यादातर आपका फ्लैक्स्ड है, आप स्लाउच पोस्चर भी बनाते हो तो थोरेसिक फ्लैक्स्ड है, सर्वाइकल आगे की तरफ फ्लैक्स्ड होती है, सर्वाइकल भी फ्लैक्स्ड होती है, लंबर भी फ्लैक्स, एक्सटेंडेड एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज बहुत ही कम है, राइट। इसीलिए ज्यादातर जो डिस्क बल्ज होते हैं लोगों में वो पोस्टीरियर होते हैं। बहरहाल अब हम पढ़ते हैं फैसेट जॉइंट क्या है। फैसेट जॉइंट को जाइगोफिजियल जॉइंट भी कहा जाता है। They are also the synovial intervertebral joints. They are the true synovial joint. Special orientation of facet articular surface influence the direction of the movement. इनके बारे में मैं इतना कहूंगा कि जो स्पेसिफिकली कुछ इनकी शेप और ओरिएंटेशन फैसेट जॉइंट की ऐसे होती है कि इनको देख के आप बता सकते हो कि इसमें मूवमेंट, इस रीजन जहाँ पे ये मौजूद है वहां पे कौन कौन सी मूवमेंट होगी बेसिकली। जिस तरह कुछ मूवमेंट्स लिमिटेड हैं, सर्वाइकल में रोटेशन सबसे ज्यादा है, लंबर में रोटेशन बहुत ही कम है। दैट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द फैसेट जॉइंट। यही फैसेट जॉइंट है जो उनको स्पेसिफिक मूवमेंट देते हैं और शेप देते हैं। बहरहाल दैट्स द रीजन द डिफरेंट स्पाइनल रीजन हैव डिफरेंट मूवमेंट। यही रीजन है कि स्पेसिफिक रीजन में कहीं पे मूवमेंट कोई ज्यादा है, कहीं पे बहुत ही कम है, बिकॉज ऑफ दियर ओरिएंटेशन, एंड दे आल्सो प्रोवाइड द सम लोडिंग दियर सपोर्ट आल्सो। Spinal range of movement. We have already discussed and that the motion possible at the spinal segment is limited either by the facet joint. जो motion limited होती है किसी भी joint पे, या तो facet joints की वजह से नंबर वन, या intervertebral joints की वजह से। There are greater diameter of the disc, greater mobility of the IV intervertebral segment, and ultimately the spinal flexibility is influenced. ग्रेटर डायमीटर, डिस्क का जितना डायमीटर बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कैसे? मोबिलिटी भी। इफ यू सी द सर्वाइकल स्पाइन का जो डायमीटर है वो छोटा है, थोड़े से का उससे बड़ा है, लंबर का सबसे ज्यादा बड़ा, इसलिए लंबर सबसे ज्यादा स्टेबल भी है, राइट। ओके, स्पाइनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन एज, पर्सन की एज से भी, हेल्थ से भी, टिश्यू सराउंडिंग स्पाइन से भी, फिजिकल कंडीशनिंग से भी, राइट। एज के साथ डिटोरेटिंग फैक्टर आ जाते हैं, ऑस्टियोफाइड बनते जाते हैं, या वो वीक होती जाती है। हेल्थ से भी, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करे तो भी ये वीक हो जाते हैं। फिजिकल कंडीशनिंग भी से भी वजह से, या कोई हेरिडिटी फैक्टर भी हो। इन एडिशन टू द एनाटॉमी ऑफ द स्पाइन आल्सो विद फ्लेक्शन ऑफ द एंटायर स्पाइन, अगर हम इस पूरी स्पाइन की फ्लेक्शन करें तो C2 द टिपिकल स्पाइन प्रेजेंट एज अ कर्व विद फ्लैटेंड एंड। थोरेसिक काइफोसिस इज इंक्रीज, अगर हम जनरल स्पाइन फ्लेक्शन की बात करें, जब हम स्पाइन को फ्लेक्स में लेके जाते हैं, थोरेसिक काइफोसिस का इंक्रीज होता है, इफ यू कैन सी द पिक्चर आल्सो। एंड सर्वाइकल नंबर लोडोसिस फ्लैटेंड हो जाता है। नॉर्मली उनको लोडोसिस होना चाहिए, नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं, एक्सजरेशन इज एबनॉर्मल, लेकिन ये सर्वाइकल फ्लेक्शन में फ्लैटेंड हो जाता है। In max, the spine is likely like a rod, dorsally curved, ending in maximal extension also. और extension में ये rod shape हो जाता है, ठीक है। उनकी शक्ल की शेप की बात हो रही है बेसिकली। जॉइंट पोजिशनिंग फॉर जॉइंट पोजिशनिंग फॉर इवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट की बात करें, 3D जॉइंट पोजिशन ये कैल्डनमोर ने कॉन्सेप्ट दिया था। फॉर अ प्रॉपर एवोल्यूशन एंड मैनुअल मोबिलाइजेशन, प्रैक्टिशनर शुड बी एबल टू पोजिशन द मोबाइल सेगमेंट फर्स्ट। स्पेसिफिकली अगर आपने प्रॉपर एवोल्यूशन और मोबिलाइजेशन करनी है मिसाल के तौर पे, तो प्रैक्टिशनर जो कि फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है, उसको जॉइंट को स्पेसिफिक पोजिशन में लाना लाजम है। मतलब उसको पता होना चाहिए कि पोजिशन ज्वाइंट की रेस्टिंग पोजीशन कौन सी है, क्लोजपेक पोजीशन कौन सी है, इस तरह करके। यूजुअली हम दो पोजीशन पढ़ते हैं, ओपन एंड क्लोजपेक। वैसे फेल्टन बोर्ड ने 5 पोजीशन का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड वी क्लासीफाई दीज थ्री पोजीशन इनटू द 3 कैटेगरीज। रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन नाम ही बताता है कि जब जॉइंट या कोई भी स्ट्रक्चर लूजली पेग्ड पोजीशन में, जो कि पोजीशन ऑफ कंफर्ट भी कहलाती है। द रेस्टिंग पोजीशन, जिसको लूज पेग पोजीशन रेफर्ड बाय द मैकॉनेल ने उनको ये नाम दिया था, इज द पोजीशन यूजुअली 3D वेयर द प्रैक्टिशनर जो पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, सॉरी, जो पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब जो आर्टिकुलर सर्फेसिस को सराउंड करते हैं, दे आर द मोस्ट रिलैक्स। मतलब एक मोबाइल सेगमेंट के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, आपके लिगामेंट्स, आपके ये लूज पैक को मैं आसान लफ्जों में अगर बात इस तरह बयान करूं कि जो एक ज्वाइंट कम से कम दो सरफेसेस से मिलके बनता है, तो जो दोनों सरफेसेस बिल्कुल लूजली आपस में होंगे, दोनों में स्पेस होगा, फर्दर मूवमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, उसे हम लूज पैक पोजिशन इन शॉर्ट कह सकते हैं। जब स्ट्रक्चर सराउंडिंग द जॉइंट दे आर वेरी
very, they are not tight as such because they allow greater range of the joint play also. This is also the symptom relieving position for the patient बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिलैक्सन एंड लेस। ये ज्यादातर लोगों को कंफर्ट वाली पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन, रिलैक्स रिलीविंग, स्ट्रेस रिलीविंग पोजीशन भी लगती है, बिकॉज इसमें ये होता है कि स्ट्रक्चर बहुत ही रिलैक्स होती है, मसल्स के ऊपर टेंशन नहीं होता, तो ज्वाइंट बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। एंड दिस पोजीशन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द कंफर्ट। कहाँ कहाँ पे यूज होती है? इवोल्यूटिंग द ज्वाइंट प्ले थ्रू इट्स रेंज ऑफ मोशन। किसी के एंड फील करना हो तो हम इस ज्वाइंट में, ज्वाइंट की end उसकी रेस्टिंग पोजीशन में लेके जाते हैं। कंफर्मिंग डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस विद लो रिस्क ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। अगर हमें कोई हाइपोथेसिस कंफर्म करना होता है, डायग्नोस करना होता है, तो भी हम रेस्टिंग पोजीशन में करते हैं ताकि कोई नुकसान वगैरह ना हो। ट्रीटिंग सिम्टम विद द ग्रेड 1 टू ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन विदाउट स्लैक, हम इस पे यूज कर सकते हैं। एंड ट्रीटिंग दी हाइपोमोबिलिटी आल्सो, कुछ ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन और रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन जो भी हम रेस्टिंग पोजीशन में देते हैं। रेस्टिंग पोजीशन को फाइंड आउट कैसे किया जाए? Position with the joint in approximate resting position. For example, resting position of the neck is usually a slight lordosis. Misal, in the approximate resting position, apply the several jointal grade 2 joint play टेस्ट दिया जाता है until the first stroke, जहाँ पे फीलिंग आ जाती है, कोई बेरियर आ जाता है। फिर उसको रिपोजिशन किया जाता है इनटू द स्लाइटली मोर या ज्यादा, मोर या आर लेस रिलैक्सेशन और एक्सटेंशन में, और फिर अप्लाई किया जाता है ट्रैक्शन को एंड अप्लाई द ट्रैक्शन टेस्ट अंटिल यू लोकेट द पोजीशन विथ द ग्रेटेस्ट ईज एंड डिग्री ऑफ द मूवमेंट। जहां पे आपको मैक्सिमम ईज और मैक्सिमम मूवमेंट मिले, वहां तक आप उसकी वहां पे अप्लाई करते हो ट्रैक्शन टेस्ट, जहां पे वो जाने की इजाजत है बेसिकली। देन इसी ट्रैक्शन टेस्ट को मजीद रिपीट किया जाता है, सबटल रिपोजिशनिंग की जाती है विथ मोर और लेस बेंडिंग के साथ, एंड देन इनटू द रोटेशन अंटिल यू लोकेट द पोजीशन विद द ग्रेटेस्ट, जहां पे आपको ग्रेटेस्ट ईज मिले, डिग्री ऑफ मूवमेंट मिले, दैट इज द रेस्टिंग पोजीशन। इन शॉर्ट, कि अगर हम जब किसी भी रेस्टिंग पोजीशन किसी से निकालते हैं, वैसे नॉर्मली ही रेस्टिंग पोजीशन में हमें कोई रुकावट ना मिले, क्योंकि अगर कोई बैरियर है तो वो रेस्टिंग में नहीं है बेसिकली। अगर कोई हिंड्रेंस वगैरह नहीं मिलती, कोई जॉइंट पॉपअप बैरियर नहीं मिलता, ट्रैक्शन जब अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम आपको वो जाने की ईज दे देता है विदाउट एनी रेडिकुलर सिम्टम, दैट इज द रेस्टिंग पोजीशन। देन नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट इज द एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। बेसिकली ये थोड़ी सी रेस्टिंग पोजीशन जैसी होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी लेस डिस्कम्फर्ट होती है, इसीलिए एक्चुअल इसे पोजीशन ऑफ लीस्ट डिस्कम्फर्ट कहा जाता है बेसिकली। जॉइंट पोजीशन, इसमें भी ग्रेटेस्ट ईज होता है लाइक द रेस्टिंग पोजीशन, जहाँ पे ज्यादा रेंज मिलती है, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ द ट्रैक्शन जॉइंट प्ले भी आपको मिलता है, लीस्ट मसल रिएक्टिविटी मिलती है आपको, लीस्ट टिश्यू टेंशन भी मिलता है इन एरिया ऑफ द डिस्फंक्शन आल्सो। this position is alternatively used when in joint pathology is preventing the joint to be placed. ये पोजीशन तब अप्लाई की जाती है, तब यूज की जाती है, जहां पे अगर कोई बंदा जिसको आप रेस्टिंग पोजीशन में लेके जाते हो और वो कहे कि मुझे इसमें डिस्कम्फर्ट है, देन यू चूज actual resting in alternative to the resting when the patient is unable to meet the criteria of the resting position. Whereas, so the practitioner chooses an actual resting position तब चूज करते हैं, कीप इन माइंड, माइंड में रखते हुए दैट दिल विल डिस्प्ले समवॉट लेस ईज एज कम्पेयर टू द रेस्टिंग। तो पेशेंट प्रैक्टिशनर को ये माइंड में होता है कि लेस एज कम्पेयर टू द एज कम्पेयर टू द रेस्टिंग पोजीशन, इसमें मुझे डिस्कम्फर्ट थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन अगर ज्वाइंट की रेस्टिंग पोजीशन मुमकिन नहीं है, देन यू चूज द एक्चुअल रेस्टिंग बेसिकली। बहरहाल, so in case of the antalgic posture in the spine, the patient's presenting posture may or may not be close to their actual resting position. Behral. So there is a tendency for the patient to strive to orient themselves for upright function, even though maybe the more symptomatic there. What is a non-resting? Word indicate करता है कि जिसमें resting में ना हो. When the joints are unable to be examined within their resting position, then this is placed outside the resting. Outside the resting position is the non-resting position. Many joint dysfunction appear when they are placed outside. ज्यादातर जॉइंट डिस्फंक्शन जो जिनको डायग्नोस करना होता है, इवोल्यूट करना होता है, वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं हो पाते। जब आप उसको आउट ऑफ द रेस्टिंग पोजीशन लेते हो तब जाके डिटेक्ट होता है, तो हमने वेरिफिकेशन तो करनी है बेसिकली। तो बहुत सारी जॉइंट डिस्फंक्शन ऐसी होती हैं जो नॉर्मली अपेयर नहीं होती, व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द within the resting position, they must be placed outside the resting position. Whereas now the practitioner need to be very specific and very skillful, क्योंकि नॉन रेस्टिंग इतना रिस्की भी नहीं है, बहुत सारे सॉरी बहुत ज्यादा रिस्की है, तो जाहिर सी बात है उसने एहतियात तो करना होता है। प्रैक्टिशनर नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड skillful during the application of manual therapy techniques in this position, because यहाँ पे ज्वाइंट प्ले बहुत ही कम मिलता है आपको। अगर थोड़ा सा भी फोर्स गलत लग गया, थ्रस्ट गलत लग गया, ग्लाइडिंग गलत लगी, आप अदर स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकते हो। सो द नोविस प्रैक्टिशनर
who apply the spine stretcher mobilization in these position, they are more likely to be overstretch the tissue and they cause novice practitioner जो high velocity thrust वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं उनको बड़ी इन चीजों का एहतियात करना होता है, अदरवाइज यू कैन कॉज द इंजरीज। व्हाट इज द जॉइंट लॉक? ये स्पेसिफिक स्पाइनल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो कि मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफ हैं व्हेन मूवमेंट इज फोकस्ड लोकलाइज्ड विद इन द स्पाइनल सेगमेंट टू बी ट्रीटेड। वाइल जिस पे आप मोबिलाइजेशन अप्लाई करने वाले हो उनको तो आपने स्पेसिफिकली लोकलाइज कर लिया मैंने सब। बाकी जॉइंट्स को बाकी जॉइंट्स को क्यों मूव किया जाए या स्टेबलाइज ना किया जाए, तो बाकी जॉइंट्स को लॉक जरूर किया जाता है क्लोज पैक पोजीशन में। जब दूसरे जॉइंट्स, लेट्स सपोज इफ यू आर वर्किंग ऑन C3 and 4 या इफ यू आर वर्किंग ऑन द सर्वाइकल स्पाइन, द अदर एडजेसेंट जहां पे आप काम नहीं करे उनको तो ना हमने मोबिलाइजेशन मूवमेंट उनको लॉक कर देना होता है इन द क्लोज पैक पोजीशन। लॉकिंग का मतलब वो चाबी ताले वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉकिंग मीन्स बीइंग टू बी हेल्ड टुगेदर मूवमेंट फोर्सेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपस में इस तरह हेल्ड डाउन किया जाए और किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको खुद डायरेक्ट किया जाता है। सो द स्पाइनल लेकिंग मैनूवर दे आर यूज्ड ईदर क्रेनियल और कॉर्डियल टू बी ट्रीटेड। नॉन कपल्ड मूवमेंट जो जितनी भी होती हैं दे आर यूज्ड बेसिकली। नॉन कपल्ड मूवमेंट अगर हम हमें कैसे पता चले ये इसका जॉइंट लॉक है, लेट सपोज, या उसकी जॉइंट लॉक करना है हमने, ताकि जॉइंट लॉक करना मतलब उसको इनडायरेक्टली स्टेबलाइज करना। सो द नॉन कपल्ड मूवमेंट दे प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव स्पाइनल लॉकिंग। तो अगर किसी का जॉइंट्स आपने लॉक करने हैं तो उसकी नॉन कपल्ड मूवमेंट में उसको ले जाओ, नॉन कपल्ड पोजिशन में ले जाओ, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए बहरहाल। सो इफ अ नेबरिंग सेगमेंट, अगर बराबर वाले joint segment hypermobile हैं या symptomatic हैं, so it must be necessary to manually stabilize these segment opposite to the intended mobilization force। तो अगर जिस जॉइंट पे आप काम कर रहे हो उसके बराबर में हाइपर मोबिलिटी या सिम्टम हैं तो काइंडली उनको अच्छे तरीके से एहतियात तौर पे मोबिलाइजेशन फोर्स भी देना होता है और उनको स्टेबलाइज करना होता है ताकि वो नुकसान ना आ जाए। एंड मैकॉनल रिकर्ड रेफर्ड टू द लॉक पोजिशन एज अ क्लॉथ पर, और इसी को ही लॉक पोजिशन को क्लॉथ पे पोजिशन का नाम दिया गया है। बोन एंड जॉइंट मूवमेंट, सो द बोन मूवमेंट जिसको हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक, ऑस्टियो एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक के ऊपर मेरी एक बायोमेकेनिक्स सीरीज की वीडियो बनी हुई है, उसको वहां से आप देख लीजिएगा। ऑस्टियोकाइनेमेटिक जो कि जॉइंट बोन मूवमेंट्स होती हैं, आर्थ्रोकाइनेमेटिक जो कि जॉइंट सर्फेसेस की मूवमेंट है देयर। एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम दे फॉर्म द OMT एवोल्यूशन। टू टाइप्स ऑफ द बोन मूवमेंट्स हमें मिलती हैं, एक है रोटेशन जो कि कर्व पाथ में होती है, मोशन के ऊपर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, एंड ट्रांसलेशन जो कि एक लीनियर होती है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होती है बेसिकली। बोन मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, जो बोन मूवमेंट्स रोटेटरी कर्व मूवमेंट्स हैं उसमें भी फर्दरमोर स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल एंड यूनी एक्सियल जो कि एक डायरेक्शन में होती है, कंबाइंड फंक्शनल एंड मल्टी एक्सियल बेसिकली। ट्रांसलेटरल, अगर हम लीनियर मूवमेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल बोन सेपरेशन है, और अगर उसका अल्टरनेट हम ज्वाइंट प्ले में देखें तो ट्रैक्शन मिसाल। लॉन्गिट्यूडनल बोन अप्रोक्सीमेशन मतलब आप दो बोन को अप्रोक्सीमेट करते हो तो मतलब कंप्रेशन। और ट्रांसवर्स अगर पैरेलल बोन मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो एज यू हैव ग्लाइडिंग। रोटेशन ऑफ वर्टिब्रल बोन की बात करें तो एनी मूवमेंट दैट अकर्स अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, वी ऑल नो। सो द बोनी रोटेशंस भी होती हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पैसिवली। फिर उसके दो टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड यूनिएक्सियल बोन मूवमेंट जो कि मैकोनल्स की तरफ से प्योर कार्डिनल स्विंग्स कहलाती हैं। ओके, बोन रोटेशन आकार अकर अराउंड वन एक्सिस के अराउंड अगर हो तो यूनी एक्सियल एंड इन वन प्लेन। स्टैंडर्ड मूवमेंट्स जितनी भी हैं अनएटमिकल जिनको मूवमेंट्स कहते हैं, जो कि मूवमेंट्स एक ही प्लेन है, उनको कार्डिनल प्लेन्स कहा जाता है बहरहाल। Anatomical अगर हम बोन मूवमेंट्स की बात करें, दे बिगिनिंग एट द जीरो पोजीशन, दे आर वेरी यूजफुल डिस्क्राइबिंग एंड मेजरिंग द फेस मूवमेंट बहरहाल। दे प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड मेथड फॉर कम्युनिकेटिंग एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, एग्जामिनेशन फाइंडिंग के लिए बड़ी इफेक्टिव होती हैं, एंड दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल आल्सो। एनाटॉमिकल मूवमेंट्स जो है वो कैसे डिस्क्राइब की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेन। लेट सपोज हम कहते हैं सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लेट सपोज राइट, जिसपे स्पाइनल प्रोसेस मूव करते हैं क्रेनियली। एक्सटेंशन हो गया, बैक एक्सटेंशन मूवमेंट अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे, जिसमें स्पाइनस मूवमेंट्स दे मूव कार्डियली। फ्रंटल प्लेन मूवमेंट कौन सी हैं, बेंडिंग होगी मिसाल के तौर पे, साइड बेंडिंग होगी, लेटरल फ्लेक्शन होगी। ट्रांसवर्स प्लेन आपकी रोटेशन होगी बहरहाल। ये थी यूनिलेटरल स्टैंडर्ड मूवमेंट। कंबाइंड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कंबाइंड मूवमेंट मतलब जब दो मूवमेंट्स को आपस में आप मिला देते हो, फ्लेक्शन रोटेशन आपस में मिला ली, व्हेन यू डू अ सर्वाइकल फ्लेक्शन एंड एड द रोटेशन आल्सो, व्हेन यू डू अ साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन आल्सो, ये कंबाइंड मूवमेंट्स हैं बहरहाल। तो बोन मूवमेंट्स दैट ओके,
Okay, the bone movements that occur simultaneously around more than one joint, जिनको मल्टी एक्सल ज्वाइंट कहा जाता है, in more than one plane, combined movements कहलाते हैं. These movements don't occur purely in cardinal planes और around defined axis के around नहीं होती, इनको rather than oblique और diagonal planes में होती है basically. तो combined movement कौन कौन सी हैं, उनको हम देखते हैं. So skillful use of the combined movement is essential for the evolution and treatment. कपल मूवमेंट. कपल मूवमेंट एक वैरायटी है कंबाइंड मूवमेंट्स की, जिसमें दो मूवमेंट्स को हम आपस में मिलाते हैं. इन द मोस्ट ईज ऑफ द मूवमेंट, द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ द मूवमेंट. कपल मूवमेंट और नॉन कपल मूवमेंट को मैं साइमल्टेनियसली अगर एक्सप्लेन करूं तो दोनों टॉपिक एक ही चीज में कवर हो जाएंगे. इफ आई शो यू दो मूवमेंट्स को जब आपस में मिलाते हो, रिजल्टेंट आपको जो मूवमेंट मिले, ग्रेटेस्ट रेंज मिले नंबर वन, लेस लेस रेजिस्टेंस मिले या लीस्ट रेजिस्टेंस मिले, और सॉफ्टेस्ट एंट्री मिले. मतलब दो मूवमेंट्स को आप जब मिलाते हो, जो रिजल्टेंट मूवमेंट मिले वो आपको ग्रेटर रेंज की मिले, कम रेजिस्टेंस के साथ मिले, और सॉफ्टेस्ट एंड फील मिले. दीज बोथ मूवमेंट्स आर साइमल्टेनियसली कपल्ड विथ ईच अदर. दो मूवमेंट्स को आपने मिलाया, जहां पे रेंज आपको, रिजल्टेंट रेंज आपको लेस मिली, रेजिस्टेंस हाई मिली और हार्डेस्ट हैंड फील मिली, दे आर विथ नॉन कपल्ड ईच अदर. मैं ज्यादातर इसको एग्जांपल ऐसा भी करता हूँ कि हम कपल्ड और नॉन कपल्ड सेंस में, कपल मतलब जोड़ा, तो दो कपल की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो रिलेशनशिप भी अच्छा चलता है, राइट. लॉन्गर पीरियड चलता है. तो इसको आप इस तरह, रुकावटें कम होती हैं, राइट, और सॉफ्ट आपस में नेचर होती है. तो इफ यू रिमेंबर, इसको याद कुछ ऐसे करो कि दो मूवमेंट्स को आपस में मिलाओ तो अंडरस्टैंडिंग से मुराद की वेन्यू से कि लॉन्ग टर्म रिश्ता चलता है, तो इट मींस यू कैन से द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ द मूवमेंट. लेट्स सपोज रुकावटें कम मतलब रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस, एंड देन अल्टीमेटली यू से द सॉफ्ट नेचर से हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, सॉफ्टेस्ट एंड फील. इसका अपोजिट करो, तो दो पर्सन अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेट सपोज, तो वो ज्यादातर रिश्ता नहीं चलता, शॉर्ट टर्म चलता है. तो ग्रेटेस्ट रेंज की जगह आपको लेस रेंज आप मिलेगी, रुकावटें ज्यादा मिलेंगी, हाई रेजिस्टेंस मिलेगा, और प्रोबेबली उनका बिहेवियर भी हार्ड होता जाएगा, जैसा हार्डेस्ट एंड यू कैन से एंड फील आपको मिलेगी. तो दो मूवमेंट्स को आपस में मिलाओ और तीन चीजें मिले, देन यू कैन कैटेगराइज, फिर आपस में आप उस रिलेशन को नाम दो, कपल्ड या नॉन कपल्ड. इन शॉर्ट, नॉन कपल्ड की एप्लीकेशन क्या है कि आपको जो है वो नॉन कपल से जॉइंट्स की लॉकिंग हो जाती है. लेट्स सपोज सर्वाइकल रोटेशन एंड साइड बेंडिंग, दे आर यूजुअली कपल्ड टू द सेम साइड. अगर आप सर्वाइकल रोटेशन और साइड बेंडिंग सेम साइड करो, लेट्स सपोज, तो आपको रेंज सबसे ज्यादा मिलेगी, राइट, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्पाइन. स्पाइन चाहे किसी भी पोजीशन में हो. एंड राइट साइड बेंडिंग इज कपल्ड विद द राइट साइड रोटेशन इन फ्लेक्शन. तो आप नाम दोगे कि ये दोनों आपस में कपल्ड हैं. Non coupled movement, as I told you, restriction ज़्यादा, harder and feel produce less ease of the movement, and they are with the non-coupled movement. Cervical rotation and side bending to opposite side. Cervical rotation and side bending to opposite side. They are very difficult to maintain. आपको रुकावट भी उस पर ज्यादा मिलेगी. So they are the non-coupled with each other. Joint roll gliding associated with the bone rotation. ज्वाइंट रोल ग्लाइडिंग क्या है? फंक्शनल मूवमेंट जो कि बॉन रोटेशन है, जो कि प्रोड्यूस करती है ज्वाइंट रोल ग्लाइडिंग इज अ हेल्दी ज्वाइंट, इन अ हेल्दी ज्वाइंट. रोल ग्लाइडिंग, जैसा कि नाम बताया, रोलिंग और ग्लाइडिंग का आपस में कॉम्बिनेशन होती है दो सरफेसेस के दरमियान, क्योंकि एक्सोकाइनेमेटिक मूवमेंट है. रिलेटिवली मोर ग्लाइडिंग इज प्रेजेंट व्हेन द जॉइंट सरफेसेस आर मोर कॉन्ग्रुएंट. जब जॉइंट के सरफेसेस फ्लैट या कर्व्ड होंगे, लेट सपोज, तो उनमें रोलिंग ग्लाइडिंग रिलेटिव ग्लाइडिंग जो है वो ज्यादा होगी. और मोर रोलिंग तब होगी जब लेस कॉन्ग्रुएंट होंगे. लेट सपोज दो जॉइंट सरफेसेस अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब फ्लैट और कर्व्ड है, लेट सपोज दोनों ही सरफेसेस, तो उनकी जो है वो ग्लाइडिंग ज्यादा होगी. लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेस कॉन्ग्रुएंट है, लेट सपोज, तो उनकी रोलिंग ज्यादा होगी. बहरहाल रोलिंग और ग्लाइडिंग भी क्या है, इनको हम देख लेते हैं. रोलिंग मतलब जब हर जॉइंट के दो सरफेसेस होते हैं, हम वी नो दैट, राइट, कम से कम हर जॉइंट में दो सरफेसेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस तो होंगे. रोलिंग तब होगी जब एक ग्लाइडिंग सरफेस है, लेट सपोज, दूसरे, आप दोनों दोनों सरफेसेस पे चार चार पॉइंट्स लगा लो, ABCD एक पे और 1 2 3 4 एक पे. अब एक ए से मिलेगा, 2 B से मिलेगा, 3 C से मिलेगा और 4 D से मिलेगा, मिसाल. तो रोलिंग हम तब कहेंगे जब न्यू पॉइंट्स ऑन वन सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यू. मिसाल के तौर पे दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस के ऊपर आपने मार्किंग कर ली ABCD, 4 पॉइंट्स, दूसरे सरफेस के ऊपर पॉइंटिंग दे दी 1 2 3 4. अब जब 1 A से मिलेगा, 2 B से मिलेगा, 3 C से मिलेगा, 4 D से मिलेगा, दैट मूवमेंट इज बेसिकली द रोलिंग. सो व्हेन द वन न्यू पॉइंट in the one surface meets with the new points on the names on the other surface, that movement is the rolling. कैसे? Okay. The direction of the rolling
component of the roll joint roll gliding is always in the direction of the bone movement. ग्लाइडिंग में क्या होता है, सेम पॉइंट्स ऑफ वन सरफेस कम इन कांटेक्ट विद द न्यू पॉइंट, मतलब एक ही, मिसाल के तौर पे अगेन दो सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 ABCD, एक सरफेस पे 1 2 3 4 दूसरे पे, वन ए से मिलेगा यही वन बी से मिलेगा, यही वन सी से मिलेगा, यही वन डी से मिलेगा, तो ये ग्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है। अब आप पिक्चर पे देखो, इफ यू सी ऑन द, ये तो कॉन्वे कॉन्केव भी है, ओके, सो इफ यू सी द पिक्चर बेसिकली, उसमें हो क्या रहा है, आप दोनों, एक फिगर आपके पास 1.5 है, एक 1 ए है, 1.5 ए है, ए 1.5 2 है। इफ यू सी द पिक्चर, ये एक ही पॉइंट अगर एक पॉइंट से मिल रहा है, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिल रहा है, दोनों दो सरफेसेस के, तो वो रोलिंग है। लेकिन एक ही पॉइंट, जब एक सरफेस का एक पॉइंट वो दूसरे सरफेस से भी अगर वो मिलता जा रहा है, तो वो ग्लाइडिंग, राइट। Abnormal roll joint roll movements in the absence of the gliding agar na ho, they can produce a damaging concentration of the forces in a joint. So on the same side toward which the joint is moving, joint surfaces tend to compress, compression bhi denge, and can also pinch the intra-articular structure, which can also cause the injury. At the same time, on the side opposite, bone movement पे क्या हो रहा है, टिश्यू ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, and in the presence of the restricted joint movement it is important to avoid the rotational, अगर कहीं पे जॉइंट रिस्ट्रिक्शंस है, तो रोटेशनल जॉइंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स को अवॉइड किया जाता है। सो इफ यू यूज, यू कैन कॉज द डैमेज। ट्रांसलेशन ऑफ वर्टिब्रल बोन, जब बोन ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, तो बोन ट्रांसलेशन दैट इज द लीनियर मूवमेंट, बेसिकली ट्रांसलेट मतलब लीनियरली मूवमेंट करना, बोन लॉन्ग ट्रांसलेशन, लीनियर मूवमेंट ऑफ अ बोन along a defined axis किसी एक स्पेसिफिक में in a respective plane. During this translation of a bone, all the parts of the bone they move in a straight, तभी ये translation है, equally move करती है, equally distance, equally time के साथ, बराबर। longitudinal axis bone translation में दो है, separation और approximation। separation you can say the distraction या approximation compression। separation में traction हो सकता है, separation of the adjacent vertebra मतलब उन दोनों को एक दूसरे से दूर दूर करना, pulling them apart, approximation एक दूसरे के करीब लाना। सजेटल एक्सिस बोन ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, तो वेंट्रल एंड डोर्सल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैरेलल मूवमेंट्स ऑफ वर्टिब्रा विद रेस्पेक्ट टू द ईच अदर। फ्रंटल की अगर हम बात करें, तो लेटरल ग्लाइडिंग, पैरेलल मूवमेंट्स ऑफ द वर्टिब्रा लेटरली with respect to the each other, either right or left. Joint play associated with the bone translation. Bone translation, it produces the isolated traction, compression, or gliding joint play movements about the treatment plan. These translated joint play movements, they are essential for for easy and painless performance of the activity. Thank you so much. This was about the chapter 2 and part 2 basically, and the next video would be on definitely on the chapter 3. And I wish कि आपको सारे टॉपिक्स सही तरह से क्लियर, अगर कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो अगेन आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। Till then, thank you so much and don't forget to share and subscribe.